नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डीएम बारड कुशिया इस संकुल में आप सभी का आज हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में 9वीं कक्षा में एक जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी का नाम है एक यात्रा यह भी। आज हम इस यात्रा करने वाले हैं जिनके साहित्यकार जो है रामदरस मिश्र जी। वैसे तो हिंदी साहित्य में जो विधाएं होती है, उन विधाओं में से एक विधा यानी कि कहानी 19वीं शताब्दी से ये जो कहानी का हिंदी साहित्य में पदार्पण हुआ है, शुरुआत हुई है। वैसे तो जब मनुष्य का जन्म होता है और हुआ है, तब से आज तक कहानी कहना और कहानी सुनना ये परंपरा चली आई है। तो देखो, आज हम एक यात्रा पर जाना है और रामदरस मिश्र जी जो कहानीकार है, इसका हम साहित्य दृष्टि के आधार पर परिचय प्राप्त करते हैं। तो इनका जन्म सन 1924 में हुआ। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को यह सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से भी प्रतिष्ठित किया गया है। देखो, यहाँ पर ये जो कहानी है, एक यात्रा यह भी, कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की जो घटनाएं हैं, उसके जीवन की घटनाओं से एक नारी के प्रति उसका झुकाव है। जीवन की जो घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण जो है, वो देखकर जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त करते हुए स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। कहते हैं ना कि क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है। हाँ, क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है? आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। हाँ, नारी कुछ कर नहीं सकती है, चार दीवारों के भीतर ही रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी की सारी बातें आज हम इस कहानी के जरिए शेयर करेंगे, यात्रा करेंगे। आगे भी किसी ने लिखा है, दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। तो उसी प्रकार आज हम नारी के प्रति उदारीकरण, नारी सशक्तिकरण, नारी जागृति, नारी सम्मान, इसके बारे में रामदरस मिश्र जी के आधार पर जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं। चलो, तो आज बच्चों, मैं आपको इस कहानी के जरिए जो ऑटो वाले होते हैं शहर में, उसके आधार पर
उसके इर्द गिर्द ही ये जो कहानी है और नारी के प्रति जागरूकता, नारी सम्मान, इसके आधार पर समझाने का यत्न करेंगे। मैं बहुत यात्रा भी हूँ। ये लेखक, आज लेखक का यहाँ कहानी में नाम है सत्यकेतु और लेखक की पत्नी का नाम है कामना। तो मैं बहुत यात्रा भी हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है। लेखक कहते हैं कि पता नहीं कैसे कैसे लोग से पाला पड़ेगा, कैसे कैसे लोग सफर में मिल जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं। तो पाला पड़ना यानी कि संबंध जुड़ना, कैसे कैसे लोगों से संबंध जुड़ता है। तो मैं यात्रा भी हूँ। कहानीकार कहते हैं, सत्यकेतु जी कहते हैं कि मैं यात्रा भी हूँ। यात्रा से मुझे डर बहुत लगता है। क्यों यात्रा से डर लगता है? लेखक को सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वाला से। हाँ, नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। ये भी आपको छोटे प्रश्नों में वन लाइन आंसर में पूछा जाता है। क्यों भाई लेखक यात्रा भीरु क्यों बनते हैं? किसका डर लगता है? सबसे बड़ी असहजता, सहजता का विरोधी है असहजता। अनुभव होता है अंट शंट यानी ऐसे वैसे, यानी कि जो मनमाना वो भाड़ा बोल देते हैं रिक्शा वाले, मनचाहा, अनशन, किराया मांगने वाला ये जो ऑटो वाला होता है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह भी चिंता बनी रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा था। लेखक को कहाँ जाना पड़ा था? लेखक कहाँ गए थे? तो लेखक ग्वालियर गए थे। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। देखो, यहाँ पर सत्यकेतु जी कहते हैं कि तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? डॉक्टर से मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ा? ग्वालियर। साथ में कौन था? पत्नी। इसलिए आश्वस्ति यानी आश्वासन, एक से भला दो, आश्वस्ति बनी रही। चलो भाई, साथ में पत्नी है तो बातों बातों में समय भी पसार हो जाएगा और एक से भला दो। तो इसी प्रकार स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाला पीछे पड़ गए। देखो, आप अगर कहीं जाते हैं तो बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो तो वहाँ ऑटो वाला तुम्हारे पीछे पीछे भागते हैं, सर कहाँ जाना है, साहब चलो मैं ले जाता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ लेखक भी कहते हैं हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला जो है वो साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे। उसकी आवाज है, देखो, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे तो मेरी ऑटो क्यों नहीं करते हैं? तो फिर मेरा ऑटो कर लो ना। उसकी जीत और आवाज में कुछ अपनापन जैसा, कुछ आकर्षण ऐसा महसूस हुआ कि लेखक कहते हैं कि मैंने स्वीकृति दे दी, यानी कि हाँ कर दी। तो देखो, इसमें नवयुवक यानी कि ये जो नवयुवक है वो कर्मधारय समास है। आश्वस्ति यानी कि तसल्ली जो है, पत्नी का पर्याय जो है भार्या। तो उसी प्रकार स्वीकृति दे दी। वो प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के पास पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई।
लेखक और उनकी पत्नी डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गए। देखो ये जो क्लिनिक और रेलवे स्टेशन जो है, डॉक्टर के पास पहुंच गए। उसके द्वारा बताए वांछित, जो इच्छित, जो मांगते हैं उतना वांछित इच्छा के अनुसार पैसे दे दिए और डॉक्टर के पास वहां गए और कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी। क्लिनिक की जगह बदल दी। हाँ, वहां जाकर मालूम हुआ, जगह यानी कि स्थल उसका पर्यायवाची है, क्लिनिक यानी कि अस्पताल। तभी जाके मालूम हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक बदल दी। ऑटो वाला बिना हमारे कहे इंतजार करता रहा, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा, कितने पैसे दे दूं? बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो ही गया। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम दे दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। हाँ, वह हमारे भीतर घर कर गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊं? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहां जाना होगा ले चलूंगा। वैसे यहाँ कब तक है? देखो ये ऑटो वाला अलग किस्म का है। जी हाँ, ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार करता रहा। लेखक और उनकी पत्नी वो क्लिनिक को वहां गए, वापस आए, ऑटो वाला कहीं गया नहीं था। बाबूजी, जो इच्छा हो दे दो। दूसरी जगह पर गए, वहां क्लिनिक पर पहुंचा दिया। अतिरिक्त कहते हैं कि आपने भाड़ा तो मुझे दे दिया, तो ये भाड़ा तो अतिरिक्त है। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाओगे? मैंने होटल का नाम बता दिया। देखो ये क्लिनिक है और ये होटल है। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, हमें क्लिनिक में देर लग सकती है, तो आप चले जाए, हम दूसरे ऑटो कर लेंगे। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। कौन? ऑटो वाला। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। हाँ, वह कुछ और है। वह हमारे भीतर घर कर गया। भीतर यानी कि अंदर उसका पर्याय है और विरोधी होता है बाहर। हमारे भीतर घर कर गया यानी कि कुछ अजीब सा है, जैसे कोई हमारा अपनेपन जैसा व्यक्ति, हमारा कोई नजदीक की व्यक्ति अगर हमारे साथ जो बात करते हैं, उसी प्रकार। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊं? होटल पर छोड़ दिया। देखो यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, ग्वालियर आए हैं तो आप एक जगह तो नहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो आपको जहां जाना होगा वहां मैं ले चलूंगा। वैसे यहाँ कब तक आप रुकने वाले हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे। देखो शताब्दी यानी कि यहाँ जो ये ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, ये बड़े बड़े शहरों से पूरे दिन में वो चलती है और बहुत सारे व्यक्तियों को जो उसमें सफ़र करते हैं, सवारी करते हैं, उनको अपने अपनी जगह पर एक स्थल से दूसरे स्थल तक ले जाते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ इसके आधार पर शताब्दी एक्सप्रेस वो दिन में चलती है। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? देखो भाई,
आज तो थक गए हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा। देखो ये मोबाइल नंबर देते हैं। अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। मोहन। किसने कहा? ऑटो वाला ने। ये ऑटो वाला जो है, ऑटो वाला ने कहा कि मेरा नाम मोहन है। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। अब दूसरा दिन हो गया और घूमने का कार्य शुरू हो गया। वो बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता रहा। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। लेखक कहते हैं कि वो ऑटो वाला मुझे बाबूजी कहता था और उनकी पत्नी को अम्मा। घूम घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया कि आओ भाई साथ में चाय पीते हैं। वो बहुत संकोच के साथ आया। कौन? ऑटो वाला यानी कि मोहन। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटी तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूं, यहाँ आना पड़ गया। कहाँ का है? आगरा का। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया, उसका हृदय भर आया, उसकी आंखें भर आई। इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। बुलाया नहीं, स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन से ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील हैं, मैं बीए पास हूं। कोई नौकरी खोज रहा था कि देखो उसकी परिस्थिति बता रहे हैं मोहन, ये लेखक और उनकी पत्नी को, कि मेरा जो भाई है वकील, मेरे भाई ने मेरी परवरिश की, उसके पेरेंट्स जो है, उसके माँ बाप जो है वो बचपन में ही गुजर गए थे। एक चुप्पी सी छा गई। चुप्पी यानी कि खामोशी, शांति, एक भाव है, भाववाचक संज्ञा में यह चुप्पी। हमें लगा कि उसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। अवांछित, इच्छा के विरुद्ध। अवांछित, वांछित और अवांछित ये विरोधी शब्द है। कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। कुछ बोला या नहीं, आगे कुछ पूछा नहीं, फिर भी बोलना शुरू कर दिया। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी खिखियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। बदहवास से यानी कि विकल परिस्थिति में दुख भरी खिखियाती हुई करुणा के सबर आवाज से बोली, मोहन मुझे बचा लो। एक परिचित लड़की। क्यों? क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुस्सट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। कौन कह रहे हैं? एक परिचित लड़की। मोहन के पास आकर वो कहती है, मुझे बचा लो। क्यों? मोहन ने प्रश्न किया। क्यों? एक अधेड़, अधेड़ यानी कि एक आधी उम्र वाला, जो ज्यादा उम्र हो गई है ऐसा व्यक्ति। अधेड़ जो शब्द समूह के एक एक शब्द में भी वो पूछा जाता है। अधेड़। मैं कुएं में गिरकर, ये जो कुआं है, कुएं में गिरकर मैं जान दे दूंगी, लेकिन उस खुस्सट अप्रिय अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। ये लड़की के जो माँ बाप है, वो लड़की के माँ बाप
लड़की से विरुद्ध उस ऐसा एक व्यक्ति जो है खुदसट यानी कि अप्रिय व्यक्ति है, वो बड़ा है, आधी उम्र वाला, उसे बेचने की बात करते हैं। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। कौन कहता है? मोहन। मोहन कहता है मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस, कुछ समझ में नहीं आया, द्विधा, क्या करूं? कर भी क्या सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। थानेदार जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाला होता है, साहब थानेदार, हकीकत यानी कि वास्तविकता, सब वास्तविकता बताई, हकीकत बताई कि ऐसा हुआ है। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता। हवालात यानी कि जेल, बंद कर देता। लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। फिलहाल यानी तत्काल, उस समय। फिलहाल प्रश्न यह है कि लड़की का क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के साथ एकाएक बोले, कौन? थानेदार। किससे बोले? मोहन से। तुम्हारी शादी हो गई है? मोहन कहता है, मैंने न में सिर हिलाया, नहीं, मेरी शादी तो नहीं हुई है। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? देखो, एक रास्ते में साथ में मिली हुई ये लड़की बदहवास से घिघियाती हुई वो थानेदार के पास पुलिस स्टेशन में ले आया, और वहां थानेदार मोहन के साथ ऐसा जो प्रस्ताव रखते हैं कि तुम इसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। आकस्मिक, अचानक ये प्रस्ताव आया, वो भी कैसा? शादी का। हाँ, जीवन भर के संगात का प्रश्न। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई भी क्या है। मैंने कहा, सर, इससे तो पूछ लीजिए। मोहन ने थानेदार से कहा कि सर, इससे, इस लड़की से तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा, लड़की से पूछा, स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी ने कहा। एक उत्सुकता बढ़ी। बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। देखो, ये एक कैसी घड़ी है। यहां एक जो लड़की है ऐसी परिस्थिति में कि जिनके माता पिता उसे एक अधेड़ के साथ बेच देना चाहते थे, वहां उस लड़की को बचाना है और उसके साथ शादी करना है। तो दूसरी ओर ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, खड़ी होती है कि जिन्होंने परवरिश की अपनी, वो भाभी की बहन, उसके साथ ये मोहन की बात चल रही थी शादी की। तो क्या किया जाए बाबूजी, मैं क्या करूं? बाबूजी, मैंने सोचा, भाभी जी की जो बहन है तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहां कोई संकट तो नहीं है। लेकिन इस लड़की को तो जिंदगी खतरे में है, लड़की की जिंदगी तो खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात, मुख्य बात यह कि वह संकट में है। लड़की को संकट से उगारना है, इससे विवाह करना प्रीतिकर, अच्छा, प्रीतिकर भी लव हो गया होगा और मानवीय भी। ये मानवीकरण की बात में भी अच्छा है, और वैसे लड़की भी परिचित है, वैसे भी सुंदर है, और एक ऐसी हालत में है तो उसको उगारना है, तो वैसे भी वो मानवीकरण की भी बात होती है। लेकिन हाँ, अब समस्या यह
कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा, कि विवाह एक दो दिन में तो नहीं हो सकता है। यदि लड़की घर गई तो फिर वह बेच दिए जाने का संकट है। अगर उसके माता पिता के घर गई लड़की तो उनके माता पिता लड़की को बेच देंगे। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। देखो ये प्रश्न कैसा आता है। समाज की सेवा करना है, एक लड़की को ऐसी हारी थकी हुई निराश लड़की को आसरा देना है, उसके साथ शादी करनी है। फिर भी अगर वो लड़की के साथ अपने घर जाता है तो उनका जो भैया और भाभी जो है वो निराश हो जाएंगे और बिना पूछे ले जाएंगे। तो लड़की के माता पिता जो है वो लड़की भगाने का केस कर देते हैं। फिर हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो नहीं हो सकता है, यह समस्या ही है। मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखाकर रख देता हूँ। देखो ये नारी निकेतन गृह जो है, यहाँ ऐसी जो लड़की होती है जिनका कोई आधार नहीं है, जो निराधार होती है, जो शोषित है, ऐसी लड़कियों को यहाँ पर रखा जाता है। तो उसी प्रकार लड़की के माता पिता के खिलाफ ये रपट लिखवा देते हैं। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उसमें मेरी शादी करवा दी। किसने? थानेदार ने। 15 दिन के बाद ये जो मंदिर है, मंदिर में शादी की ये जो तस्वीर, ये लड़की जो नारी निकेतन गृह में अपने मान और सम्मान से रहती है, देखो ये बात यहाँ पर बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ। हाँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई कथा है। हाँ, ऐसा कौन कह रहे हैं? बाबूजी कह रहे हैं, यानी कि लेखक कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन ये थानेदार कवि भी है। थानेदार की विशेषता और कौन सी थी? वो कवि भी थे। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। मसीहा यानी कि देवदूत उसका पर्याय है और उसका विरोधी है शैतान। मसीहा कोई मिल ही जाता है। तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए। खफा यानी कि नाराज, खफा हो गए, हमें घर से निकाल दिया। एक और तो मैंने उनकी जो साली शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से वह किसी और जाति की, जिस लड़की से शादी की वो और जाति की थी, तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। बाबूजी ने कहा। ये सब सारी की सारी बातें सुनकर बाबूजी ने कहा कि इतना होने के बाद तुम लोग ग्वालियर आ गए, ऐसा ना? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। निबाह होना मतलब गुजारा होना। निबाह होना कठिन था, इसलिए मैं यहाँ यानी कि ग्वालियर आ गए। पराया शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। इससे तो यह अच्छा है। हाँ, ये रिक्शा वाला, ये ऑटो वाला मोहन कहता है बाबूजी से कि पराये शहर में भले ही कोई अपना ना हो, कोई परिवार के व्यक्ति ना हो, कोई सदस्य ना हो,
अपनापन, अपनापन का विरोधी होता है परायापन। अप्रीतकर, प्रीतकर और अप्रीतकर यह भी विरोधी शब्द है। उद्विग्न यानी कि पीड़ा, पीड़ा देने वाला जो है वो मन को उद्विग्न करता रहता है। अगर मैं वहां रहता हूं तो हाँ सही कह रहे हो मोहन, तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, क्या करूं? निर्वाह तो करना, निर्वाह तो करना, गुजारा तो करना। निवाह यानी गुजारा, निर्वाह करना, जीवन यापन करना, ये तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूं। वास्तव में तुम बहुत बड़े मोहन, बहुत बड़े हो। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते हैं, अपने व्यवहार में नहीं उतारते हैं। हम देखते हैं समाज में जो समाज सुधारक कहलाने वाले बड़े बड़े नारी निकेतन और नारी जागरूकता, नारी के प्रति सम्मान, नारी उत्कर्ष समिति, ये सब चलाते हैं। यानी कि उसमें बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, वक्तव्य देते हैं, लेकिन अपने जीवन में नहीं आत्मसात करते हैं। बाबूजी कहते हैं मोहन से कि मोहन, तूने तो अपने जीवन में ये साक्षात बताकर समझाने का यत्न किया है। बड़े बड़े लेक्चर देने वाले में से तुम नहीं हो। कविताएं लिखते हैं किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से ये लड़की जो है उसकी दुर्दशा जो है वो दुर्दशा होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा दिया। सम्मान पूर्वक लगा दिया, एक लड़की की जिंदगी बचाई, उसको मान दिया, सम्मान दिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे बहुत संतोष मिला है, बहुत संतोष मिला है। संतोष का विरोधी असंतोष। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकट से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वो हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। मोहन बड़ा हो गया मन से। बाबूजी ऐसा कहते हैं, यानी कि सत्य कहते हैं। लेखक कहते हैं, गाड़ी का समय हो गया था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गए। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। कौन? देखो, ये मोहन और ये जो लेखक 500 रुपये का नोट देने का ये चित्र वाकई, अरे ये तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी दे रहा हो। देखो, तो वो बोला, रहने दीजिए बाबूजी, रहने दो, नहीं देना है। तब लेखक कहते हैं, ये तुम्हारा पारिश्रमिक, तुमने जो श्रम किया है, मेहनताना है तुम्हारा, कोई दान थोड़ी ना दे रहा हूं। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ मोल नहीं है। मोल यानी कि मूल्य, कोई मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? शोषण करना, मैं शोषण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। कौन? मोहन। किससे? बाबूजी से। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, हाँ जब भी ग्वालियर आइएगा तो मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या बाबूजी? किसने कहा? मोहन ने। कि बाबूजी मेरी एक शर्त है, ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने पड़ेंगे। बाबूजी कहते हैं कि ये जो 500 रुपये है ना, वो तुम्हें चुपचाप लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख दिए, जैसे कह रहा, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी
आपका फ़ोन नंबर तो मेरे पास आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता ही रहूँगा। हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं सत्यकेतु और पत्नी है कामना। कौन कहते हैं? बाबूजी। हाँ, मेरा नाम सत्यकेतु है और पत्नी का नाम कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में आंखें जाने इतना अपनापन लिए हमें निहारता रहा और वहां से वो चला गया। और लेखक ये और उनकी जो पत्नी है वो अपनी गाड़ी में बैठ गए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ एक नारी के प्रति जो सम्मान का भाव है, नारी उत्कर्ष का जो भाव है, वो भाव यहाँ एक रिक्शा वाले ने, एक ऑटो वाले ने अपने जीवन में आत्मसात करके एक लड़के की जिंदगी बचाई, उसको मान दिया, उसको सम्मान दिया। ऐसी जो कहानी है वो रामदरस मिश्र जी की अपने आधार पर समझाने का यत्न किया है। अब हम उनके शब्दार्थ जो है वो भी देख लेते हैं, मुहावरे और शब्दार्थ। देखें, यात्रा भीरु यानी कि यात्रा से डरने वाला, अंत संत यानी कि मर्जी में आए ऐसा, निरंकुश। आश्वस्ति यानी कि आश्वासन, तसल्ली, वांछित यानी कि इच्छा अनुसार, इंतजार यानी कि प्रतीक्षा, वाट यानी राह, अतिरिक्त यानी उपरांत, छेड़ना यानी उकसाना, खुस्सट अप्रिय, अधेड़ आधेड़ उम्र का पोड़, हवालात यानी कि जेल, अहम बात यानी कि मुख्य बात, प्रीतकर यानी कि मनभावन, संवेदना यानी कि पीड़ा, मसीहा देवदूत, उबारना यानी कि बचाना, से बाहर निकालना। मुहावरे का अर्थ भी देख लेते हैं। पाला पड़ना यानी कि संबंध जुड़ना, चुप्पी सी छा जाना, शांति छा जाना, खामोशी छा जाना, असमंजस में पड़ जाना, द्विधा में पड़ना, क्या करूं क्या ना करूं ये कुछ समझ में नहीं आता है। वह निभा होना यानी कि घर खर्च निकलवाना, चलाना, उद्विग्न करना यानी कि पीड़ा देना। आगे जाकर हम पर्यायवाची शब्द भी देख लेते हैं साथ साथ में व्याकरण के आधार पर। तसल्ली, तसल्ली यानी कि आश्वासन। संकोच, संकोच यानी कि झिझक। अवांछित, अवांछित यानी कि अनचाहा, जो इच्छा नहीं है, जो चाहता नहीं है, चाहा नहीं है, वैसा यानी कि अनचाहा। असमंजस यानी कि दुविधा, जो समझ में नहीं आए वैसा। हकीकत यानी कि वास्तविकता। खफा, खफा यानी कि नाराज। संवेदना और संवेदना यानी कि सहानुभूति। आगे हम भाववाचक शब्द भी देख लेते हैं। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। भाव है देखो, आश्वस्ति, आश्वस्ति का जो भाव है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। कौन सा आएगा भाववाचक शब्द? इंतजार। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता था। कैसे दिखाता था? प्रेम से। प्रेम। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। कौन सा भाव? बचपन का, बचपन का। एक चुप्पी सी छा गई जब अवांछित घटना घटी। चुप्पी कैसी? शांति, खामोशी, चुप्पी। कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है? क्या नहीं है? बुराई, बुराई नहीं है। क्या है बुराई? ये बुराई का जो भाव है। भैया भाभी की नाराजगी तो होगी ही। क्या होगा? नाराजगी। तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो कुल मिलाकर ये रामदरस मिश्र जी की ये जो कहानी है, ये कहानी समझने का यत्न किया है। तो इसी के आधार पर इस प्रश्नों के उत्तर और उनके व्याकरणिक जो शब्द हैं वो भी अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे, अच्छे अक्षर निकाल कर तैयारी करेंगे। ओके, बाय, धन्यवाद।